जैसा कि आप लोग को बोला गया था कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम आप लोग को व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं और उस कॉन्सेप्ट को अब देखिए समझाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। फंक्शन इज द बेस्ट चैप्टर फॉर कैलकुलस और फंक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए हम देखिए समझा रहे हैं। लेट s बराबर 40, यहाँ पर s और t दो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो s और t दो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये जो डिफाइन है ये ओल्ड डिफाइन ऑफ फंक्शन का ओल्ड डिफाइन है। चूँकि t बराबर 0 तो s बराबर 0, t बराबर 1 तो s बराबर 4, t बराबर 2 तो s बराबर 8। यहाँ देखिए s का मान t के मान पर डिपेंड कर रहा है। s का मान t के मान पर डिपेंड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ s, तो हम लोग s को विद द फंक्शन द वैल्यू ऑफ s विद डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ t, मतलब s का मान t के मान पर डिपेंड कर रहा है। देन s इज ए फंक्शन इन टर्म ऑफ t, मतलब s को फंक्शन कहेंगे, t के टर्म में फंक्शन कहेंगे। मतलब s का मान t के मान पर डिपेंड कर रहा है तो s को फंक्शन कहेंगे इन टर्म ऑफ t। जैसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए ये y है, यहाँ 2x, ये लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ x बराबर कुछ लेते हैं 0 तो y बराबर आता है, x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 2 आता है। तो यहाँ y का जो मान है x के मान पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ y का जो मान है x के मान पर डिपेंड कर रहा है तो y को फंक्शन कहेंगे इन टर्म ऑफ x। मतलब इफ एनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद डिपेंड एंड अदर अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, देन वी से दैट द फर्स्ट अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज ए फंक्शन इन टर्म ऑफ सेकेंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो तो फर्स्ट अननोन फिजिकल क्वांटिटी को फंक्शन कहेंगे इन टर्म ऑफ सेकेंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी, which is retained by fx, gx, hx, tx, etc और y बराबर fx। तो फंक्शन को ये सभी से लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है सेट थ्योरिकल डिफाइन ऑफ फंक्शन, मतलब सेट के अकॉर्डिंग फंक्शन का डिफाइन, मतलब सेट के अनुसार फंक्शन को किस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। इफ a एंड b आर टू नन इम्पटी सेट, नन इम्पटी का मतलब आप लोग को बता दिया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का सभी एलिमेंट एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ में कनेक्ट रहे, आर कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब तो इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, ए टू बी में फंक्शन कहेंगे, विच इज रिटेन बाई एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। एक बार देखिए फिर से रिपीट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट
ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का सभी एलिमेंट एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी के एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड यूनिक रहे आर कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन ए से बी में, विच इज रिटेन्ड बाई एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और इसको भी देखिए यही पढ़ा जाता है। फंक्शन डिफाइन एंड अनडिफाइंड बाय एरो डायग्राम। फंक्शन को डिफाइन और अनडिफाइन अभी दो मेथड से सिखाएंगे, आगे चल के और भी सिखाया जाएगा। अभी फंक्शन को डिफाइन और अनडिफाइन करने का दो मेथड। पहला मेथड बाय एरो डायग्राम, फंक्शन डिफाइन एंड अनडिफाइंड बाय एरो डायग्राम। ए टू बी, यहाँ ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में एलिमेंट है पी क्यू आर। कह रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इससे पता चलता है, सबसे पहला नंबर समझिए कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ए का सभी एलिमेंट यूज करना बहुत जरूरी है। ए का एलिमेंट यूज करना बहुत जरूरी है। तो ए का सारा एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है 3 ए बी सी, और ए जो है पी के साथ में रिलेशन बना रहा है, बी जो है क्यू के साथ में रिलेशन बना रहा है, सी के साथ में आर, मतलब सी जो है आर के साथ में रिलेशन बना रहा है, ऐसे हालत में ये फंक्शन डिफाइन होगा। देखिए ए टू बी, ए का देखिए ए एलिमेंट क्यू के साथ में, बी का एलिमेंट क्यू के साथ में, सी का एलिमेंट आर के साथ में, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट यूज हो रहा है। लेकिन सेट ए का जो एलिमेंट यूज हो रहा है, ये तीनों एलिमेंट सेट क्यू के साथ में रिलेशन बनाया है, ये दोनों के साथ में रिलेशन नहीं बनाया। ऐसे सिचुएशन में फंक्शन डिफाइन होता है। ए से बी, ए में देखिए एलिमेंट है ए बी सी और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ए का एलिमेंट 1 के साथ में रिलेशन, बी का एलिमेंट 2 के साथ में रिलेशन, सी का एलिमेंट 3 के साथ में रिलेशन, जबकि 4 बच गया है तो पर भी फंक्शन डिफाइन होगा। जबकि देखिए ए में एलिमेंट है ए बी सी पी, तो ए बी सी तीन एलिमेंट तो यूज है बी के साथ में, बी के साथ में रिलेशन बना रहा है, लेकिन पी एक वैसा एलिमेंट है ए के तरफ जो बी के साथ में रिलेशन नहीं बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन अनडिफाइन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए में एलिमेंट है ए बी सी पी 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट है, तो ए जो एलिमेंट है वो बी के दो एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन अनडिफाइन होगा। ऐसे सिचुएशन में फंक्शन अनडिफाइन होगा, क्योंकि ए जो है यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ए जो है दो के साथ में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर ए का एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ में रिलेशन बनाता है तो फंक्शन अनडिफाइन होगा। अब देखिए ए टू बी, ए में देखिए एलिमेंट है ए बी सी डी और ए बी के एक एलिमेंट के साथ में रिलेशन बनाया है, और सी डी जो है, सी जो है 2 के साथ में, डी जो है 3 के साथ में। ऐसे सिचुएशन में फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, यानी डिफाइन होगा। एक विधि से और समझिए, देखिए फंक्शन को डिफाइन और अनडिफाइन को सरल भाषा में समझिए, मतलब अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज, अपने घर के लैंग्वेज में। देखिए इधर बेटा है और ये बाप, कोई जरूरी नहीं जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग वही एग्जाम्पल के अनुसार समझिए, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये देखिए बेटा है, इधर भी लिख देते हैं ये बेटा और ये बाप, मतलब ए का जितना एलिमेंट बेटा कहलाता है और बी का एलिमेंट, समझा रहे हैं, कहलाता नहीं, बी का जो एलिमेंट है बाप कहलाता है। और ये देखिए बेटा, ये बाप, ये बेटा और ये बाप, ये बेटा और ये बाप, लिख देते हैं बेटा बाप। तो देखिए ये बेटा है, मतलब ए जो है बेटा है और इसका बाप पी है, जबकि बी बेटा है, इसका बाप क्यू है, और सी जो बेटा है इसका बाप आर है। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिफाइन है, कभी गलती नहीं है, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ऐसे हो सकता है, और यहाँ पर देखिए बी, दूसरा एग्जाम्पल जो दिए हैं ए बी सी इज ए सन और ये तीनों का बाप क्यू है, ऐसा संभव है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पी और क्यू जो एलिमेंट बाप की तरफ एलिमेंट बच गया, तो आप लोग जानते होंगे अभी शादी नहीं हुआ होगा किसी का और कुमारे होगा,
तो समझिए इन लोग का कोई बेटा नहीं है। तो ऐसे समझिए, मतलब देखिए ए बी सी ये तीनों का बाप क्यू है, तो ये संभव है, इसके कारण ये फंक्शन डिफाइन है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए बी सी इज ए सन, ए का बाप 1 है, बी का बाप 2 है, सी का बाप 3 है, लेकिन 4 बच गया, मतलब 4 का कोई भी बेटा नहीं है। अब देखिए ए बी सी ये तीनों एलिमेंट, मतलब ए का बाप 1, बी का भी बाप 1, सी का बाप 2, जबकि पी बेटा है और उसका कोई बाप नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन अनडिफाइन होगा। कहने का मतलब हुआ अगर फंक्शन ए टू बी में है तो ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, वह बी के साथ में रिलेशन, बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ में रिलेशन जरूर बनाएगा। अब देखिए ये जो अनडिफाइन है, ये जो देखिए ए जो बेटा है इसका कितना बाप, 2 बाप है, मतलब ए का जो बाप है 1 और 2 है, ये कंडीशन संभव नहीं है, जिसके कारण ये अनडिफाइन है। तो आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन डिफाइन और अनडिफाइन बाय एरो डायग्राम। फंक्शन डिफाइन एंड अनडिफाइंड बाय ग्राफ मेथड। फंक्शन को डिफाइन और अनडिफाइन करना है बाय ग्राफ मेथड, है ना। जैसे कि हम आप लोग को समझाते हैं, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये जो है y डैश है, ये x o और x डैश है, मतलब x o x डैश को x एक्सिस, y o y डैश को y एक्सिस। अब देखिए कुछ लाइन बनाते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। अगर किसी भी लाइन या कर्व का ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए ये देखिए कर्व है और इसका ग्राफ इस ढंग से, ये y बराबर fx, और वह कर्व y एक्सिस के पैरेलल लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर कट करता है, तो वह फंक्शन डिफाइन होगा। अगर किसी कर्व का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल लाइन को केवल और केवल एक बिंदु पर कट करता है, तो वह फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे देखिए ये जो कर्व है इस पैरेलल लाइन को इस पॉइंट पर कट किया, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। अगर किसी कर्व का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है, तो वह फंक्शन डिफाइन होगा। लिख देते हैं, अगर किसी कर्व या लाइन के ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल लाइन को ओनली वन पॉइंट पर कट करता है, तो वह फंक्शन
डिफाइंड होगा। डिफाइंड कहने का मतलब वह फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। आगे देखिए, देखिए एक्स डैश बाई डैश, ये सब देखिए बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और ये कर्व है जो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कोई भी लाइन को, ये कोई जरूरी नहीं इसको कट किया है तो इसको क्यों नहीं कट किया, मतलब बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को कोई भी कर्व का ग्राफ अगर एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो वह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वह फंक्शन अनडिफाइंड होगा। फिर से रिपीट, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो वह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे देखिए ये जो कर्व का ग्राफ खींचे हैं, ये बाई एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पर कट किया है, जिसके कारण ये फंक्शन नहीं। और भी देख सकते हैं, मतलब इट इज नॉट फंक्शन। अब देखिए एक्स डैश बाई डैश, जबकि ये देखिए ये सिर्फ 1 पॉइंट पर कट किया है, जिसके कारण इट इज फंक्शन। और ये देखिए ये सर्कल टाइप का, तो ये जो है 1 से अधिक पॉइंट पर कट किया है तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को केवल 1 पॉइंट पर कट करेगा तो वह फंक्शन डिफाइन होगा। डिफाइन कहने का मतलब वह रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन का ग्राफ 1 से अधिक पॉइंट पर कट करता है, जैसे ये कर्व है, ये कर्व का ग्राफ बनाए 1 से अधिक पॉइंट पर कट किया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये अनडिफाइन होगा। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन और रेंज, अच्छा समझिएगा। इफ फंक्शन इज डिफाइन A to B, मतलब f such that A tends to B, then all element of set A का सभी एलिमेंट is called domain of function। फंक्शन का डोमेन कहलाता है। इफ फंक्शन इज डिफाइन A to B, अगर फंक्शन A to B डिफाइन है, मतलब f such that A tends to B, then all element of set A, सेट A का सभी एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखिए A है, ये B है,
ये फंक्शन ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ये देखिए ए का सभी एलिमेंट डोमेन कहलाता है। मतलब डोमेन हो गया ए बी सी और ये डी। उसके बाद देखिए आता है रेंज। इफ f such that a tends to b, then all element of set b which connect of set a is called रेंज। मतलब B का सभी एलिमेंट जो A से रिलेशन बनाता है, मतलब A से कनेक्ट है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे एग्जांपल देखिए, ये A है, ये B है, A B C D 1 2 3 4 5 6। देखिए तो यहाँ पर डोमेन जो हो गया है आपका ए बी सी डी हो गया है, जबकि रेंज जो हो गया है आपका, देखिए ये जो ए बी सी डी, बी के कौन कौन एलिमेंट के साथ में कनेक्ट है, एक के साथ में, दो के साथ में, तीन के साथ में, चार के साथ में, तो 1 2 3 4, ये 5 6 रेंज नहीं होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 ही रेंज होगा, क्योंकि ये चारों ही कनेक्ट है किसके साथ, ए के साथ में। कोडोमेन, if function f such that a tends to b, then all elements of set B is called कोडोमेन। मतलब अगर फंक्शन ए टू बी हो तो बी का सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये ए है, ये बी है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन हो गया है ए बी सी डी ई हो गया है, रेंज जो हो गया है 1 2 3 4 5 हो गया है, जबकि कोडोमेन जो हो गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब बी का सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है, लेकिन रेंज वही एलिमेंट कहलाता है जो ए के साथ में कनेक्ट हो, जो ए के साथ में रिलेशन बनाता हो, जो ए के साथ में कनेक्ट हो, वही कहलाता है आपका मतलब वही कहलाता है रेंज। और बी का सभी एलिमेंट जो कनेक्ट है वो भी और जो नहीं कनेक्ट है वो भी, उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। अब देखिए एक बात समझ में, आप लोग को पीछे वाला में बताया गया होगा सबसेट। मतलब सबसेट का मतलब होता है ए बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में,
रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है, तो कह सकते हैं रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है, तो रेंज को सबसेट कहेंगे कोडोमेन। कहीं कहीं प्रॉपर सबसेट भी लिख देता है, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है और कंडीशन आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। ये जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन का जो डिफाइन था, ये था आपका सेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, जैसे फंक्शन रहेगा, एफ(x) बराबर लीनियर फंक्शन, ये सब आपको आगे चल के बताया जाएगा। फंक्शन का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, फंक्शन को कितना टाइप होता है और कौन कौन टाइप में कौन कौन फंक्शन होता है, कौन स्पेशल फंक्शन होता है, इसके बारे में आगे के क्लास में अच्छा से बताया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।